दोस्तों एक बड़ी ही प्यारी सी, बड़ी ही प्रैक्टिकल और बहुत ही शानदार बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो नॉर्मली आप लोगों ने अपनी जिंदगी में भी कई बार फील की होगी। अगर आप लोग किसी इंसान से मिलने जाते हैं और वहां पर जाने में आप लोगों का मन लगता है तो आप लोग तुरंत वहां पर चले जाओगे, पर लेकिन अगर किसी काम को करने की बात आए, नहीं यार आज थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं या फिर आज ना कोई दूसरा काम कर लेते हैं, तो आप लोग देखने लगे यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। यानी कि आप लोग सोच रहे कई दिनों से कि आज ना मुझे उठाकर पॉलिटी पढ़नी स्टार्ट करनी है, तो आप लोगों के माइंड में एकदम सोचने के लिए मजबूर करेगा आप लोगों का माइंड कि यार टाइम ही नहीं है, टाइम कहां से निकालू इसके लिए। पर लेकिन उसी टाइम अगर किसी के साथ में आप लोगों को एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, कुछ और काम करना है जिसमें माइंड को प्रेशर में ना डालना पड़े, वहां पर आप लोगों के लिए तुरंत टाइम निकल कर आ जाता है। हर एक इंसान के पास में इस धरती पर 24 घंटे हैं। उन्हीं 24 घंटे में एक इंसान जो है वो एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गया है कि हम लोग वहां जाने के लिए उम्मीद लगा रहे हैं कि हम भी वहां पर एक दिन पहुंचेंगे, और एक इंसान हुआ है कि उन्हीं 24 घंटों को पता भी नहीं चलता है कि कहां निकाल देता है, बिल्कुल इधर उधर वेस्ट करता है कंप्लीटली पूरे टाइम को। तो अब आप लोग अपने आप को देखिए कि आप लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे शानदार तरीका है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक A4 साइज की सीट ले लीजिए, उस सीट के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करके 24 आवर तक आप लोग लिख लीजिए। अब इसको आप लोग एनालाइज कीजिए लगभग 7 दिन तक। हालांकि 3-4 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों की हरकतें कैसी चल रही हैं। तो आप लोग क्या करिए, एक एक घंटे को यहां पर इसमें देखते रहिए कि आप लोग एक एक घंटे में क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोग सोए यहां पर 6 घंटे, तो उसमें लिख दें यहां पर सोना, यानी कि स्लीप हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ाई की 1 घंटा, तो उसमें टिक लगा दिया कि हाँ पढ़ाई की। फिर 1 घंटा मान लीजिए आप लोग खाना खाया, नहाया धोया, वहां पर आप लोगों ने लगा दिया। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने आप को चेक करेंगे तो आप लोग खुद समझ पाएंगे कि कहां आप लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लोग दूसरों को तो चेक करते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये कहां जा रहा है, पर लेकिन जिस दिन हम लोगों ने अपने आप को चेक करना स्टार्ट कर दिया ना, किसी और के लिए हमारे पास में टाइम ही नहीं बचेगा। हमारी खुद की जिंदगी में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में जो टाइम है वो बहुत शानदार है, पर लेकिन हम लोग उसको काफी टाइम दूसरों की चीजों में लगा देते हैं। अच्छा वो क्या कर रहा है यार, ये क्या हो गया, उसने क्या बोल दिया, ऐसा क्या हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड को ना बड़ा ही डिस्ट्रॉय करके रखती हैं। इनसे थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखिए और अपने काम पर फोकस दीजिए, और आप लोग फिर अपनी एनर्जी देखिएगा। एनर्जी यार एक ऐसी साइकिल है, जब आप लोग काम में उसको लगाना स्टार्ट करते हैं ना, तो तुरंत आप लोगों को फीडबैक देकर पुश यानी कि धक्का देती है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि आप लोग पूरा लेक्चर देखने के बाद में मुझे आप लोग यानी कि इस लेक्चर को आप लोग पूरा रेट किया कीजिए कि 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे। तो वहां पर जब आप लोग मार्क्स देते हैं तो वो मुझे पुश करता है कि अच्छा ये वाली चीजें यहां पर हो गई है, अब इसको इस तरीके से सही करनी है। कल एक बच्चे ने बोला सर आपने मोटिवेशन कोड डिस्कस करनी की स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने आप लोग आपका 1 नंबर काट लिया। तो यार अपनी जिंदगी में भी अगर आप लोग इसी तरीके से मार्क्स देना स्टार्ट कर दोगे, सुबह से उठिए और अपने आप को शाम तक का मार्क्स दीजिए आप लोग कि 10 में से आज के दिन को आप लोग कितने नंबर दोगे, आपने कितनी एफिशिएंसी से काम किया है, और फिर आप लोग अपनी परफॉर्मेंस देखना। ये बेसिक चीज है, अगर जिंदगी में एक बार इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, फिर देखिएगा आप लोग किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। और ये एक प्रैक्टिकल मेथड भी है। ये आप लोग अगर किसी भी महान पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे या फिर उसका एक शेड्यूल आप लोग देखेंगे, तो वो अपने आप को हर दिन रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है, अपने आप को हर दिन सुधारने की कोशिश करता है। अच्छा कल यहां पर ये कमी रह गई, आज इसको पूरा कर लेते हैं, कल ना इतना कम टाइम टेबल फॉलो किया, आज थोड़ा सा और ज्यादा कर लेते हैं। ये चीजें करना स्टार्ट करो और फिर आप लोग की लाइफ में एक ऐसी चमक आएगी जिस चमक से सारा संसार चमक जाएगा। तो पर लेकिन पहले इसके लिए आप लोग को तपाना पड़ेगा अपने आप को। आज की ये न्यूज सुनकर यार थोड़ा सा अंदर से ना होने कहते थोड़ा सा दुख हुआ। रीजन क्या है इसका? रीजन ये कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको सैल्यूट करते थे एक बार सब, ओलंपिक में मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ में, एशियन चैंपियनशिप में, आप लोग बंदे की परफॉर्मेंस देखिए, ठीक है। गोल्ड देखिए यहाँ पर, गोल्ड 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 गोल्ड, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर। ये इस तरीके के बंदे के ऊपर अब 1 लाख रुपए का अभी यहां पर एक रिवॉर्ड रखा गया है। अगर कोई इसके बारे में बता दे कि ये कहां पर है। रीजन क्या है? अब एक इंसान का मर्डर करके कई सारे लोगों के साथ में ये लापता है, और इसके और इनके दोस्तों के ऊपर, इसके ऊपर है यहां पर 1 लाख रुपए का, और जो दोस्त है उसके ऊपर है 50,000 रुपए का। तो यार इसको कहते हैं एक तरीके से, मैंने बोला भी था कि अपने पैरों में अपने आप को कुल्हाड़ी मार लेना। इंसान के अंदर ना थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। जब इंसान के अंदर गुस्सा आता है ना, तब ये बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो यहां पर किस तरह की सिचुएशन से कहां से इंसान कहां पहुंच गया कुछ ही मिनटों के अंदर में। तो यही यार लाइफ होती है। हम लोग अगर पेशेंस के साथ में लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे तो सारी चीजें अच्छी लगती रहेंगी, पर लेकिन जिस दिन ये पेशेंस गुम हुआ उस दिन सोचिए लाइफ जो है वो बर्बाद होने वाली है। तो कभी भी किसी भी पोजीशन पर पहुंचकर अपने आप को कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए लाइफ में, ये ध्यान दिलाना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और जिंदगी इसी तरीके से चलती है। हमेशा अपने आप को बैलेंस रखना काफी ज्यादा जरूरी है, चाहे कितनी भी दिक्कत लाइफ में क्यों ना आए।
आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, बात की जा रही है जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है, और बड़ा ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है ये। आप लोग अगर आंसर देखेंगे थोड़ा सरप्राइज होंगे, वीडियो के एंड में आप लोग को आंसर दूंगा। बात की जा रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो यूनियन है उसके बारे में, और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन जो इमरजेंसी फंड है यानी कि यूनिसेफ के बारे में। तो किसका इनिशिएटिव है, और अगर ये भी बताइएगा कि ये इनिशिएटिव किस चीज के लिए है, तो आप लोग और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वीडियो के एंड में आप लोग आंसर बताऊंगा तो आप लोग जानकर काफी अच्छा लगेगा कि अच्छा ये भी चीज है, और इससे आप लोग अपनी लाइफ में भी कुछ चीजें इंप्लीमेंट जरूर कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए कुछ नजर डालते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में आज की डेट में एक साइक्लोन देखने को मिल रहा है जिसने काफी ज्यादा तबाही मचा रखी है। तो ये जो साइक्लोन है ये काफी एक रुद्र रूप अपना धारण किए हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो जिसके चलते इसके बारे में पता एक तरीके से कंट्रोल लगना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ताउते, TAUTE। वैसे इसको ताउते प्रोनाउंस करते हैं, वैसे यहां पर ताउते यानी कि टी जो है यहां पर वैसे ताउते बोलते हैं और वैसे ताउते। ठीक है, तो ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो TAUTE, तो ताउते इसको प्रोनाउंस आप लोग कीजिएगा। ये जो साइक्लोन है पूरी कंट्री के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम अभी क्रिएट कर रहा है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर ध्यान से आप लोग देखेगा जो स्पीड है यहां पर वो 210 की हो गई है। लास्ट डे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड जो चल रही थी यहां पर वो लगभग इसके यहां पर इस रेंज में थी कि एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में थी, पर लेकिन अब यहां पर ये सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में यहां पर आ गया, क्योंकि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं इसकी स्पीड जो है यहां पर अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है। 210 स्पीड हो गई है, नहीं अभी यहीं पर ही है। ठीक है, अभी यहीं पर ही है। ठीक है, ये पहले यहां पर थी, इसकी लगभग कितनी थी, ये 150 के एयरफेयर में थी, अभी इसी कैटेगरी में है। ये अभी अगर और आगे बढ़ेगा तो इस कैटेगरी में अगर आ गया तो और बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। ये जो डेटा है ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है, और जो IMD है मैंने आप लोगों को इसके जो डायरेक्टर जनरल बताए थे अभी वो चेंज हो चुके हैं, तो इनके नए जो डायरेक्टर जनरल है यहाँ पर इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ये नए डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको IMD बोलते हैं। IMD एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आती है, और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर में, ये हर्षवर्धन साहब के अंडर में है। तो ये हमारी कंट्री में ये बताती है कि किस किस एरिया में क्या क्या दिक्कत होने वाली है, खासकर एक तरीके से वो नहीं कहते भविष्यवाणी करना, तो ये आप लोग बोल सकते हैं मौसम का पंडित है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो साइक्लोन है ये भी किस साइड में किस तरीके से बढ़ रहा है, तो आप लोगों को मैंने यहां पर ये दिखाया भी था, आप लोग यहां से देख सकते हैं इस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ती नजर आ रही है। और अभी इसकी 2 दिन पहले जो स्पीड थी वो 160 थी, अभी यहां पर बढ़कर इसकी स्पीड जो है वो 210 हो गई है, तो यानी कि और ज्यादा एक हाई स्पीड में ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए यहां पर काफी ज्यादा जरूरत है चीजों को एक तरीके से कहते हैं कि सेव करना, इसीलिए हमारी कंट्री में कोशिश की जा रही है आर्म फोर्स के द्वारा भी यहां पर कि उनको अलर्ट पर रख दिया गया, अगर कोई भी कंडीशन बने तो तुरंत सब तैयार रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने को मिल रही है कि देखिए साइक्लोन के चलते जो ऑक्सीजन की सप्लाई अभी जैसे तैसे कर हम लोगों ने मेंटेन की है, अब ये कोशिश की जा रही है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई न टूट जाए किसी तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई टूट गई तो साइक्लोन तो लोगों की जान लेगा ही लेगा। इसी के साथ में यहां पर एक बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी कि कोरोना वायरस की वजह से जो लोगों के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी उसकी वजह से भी यहां पर दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये बात की जा रही है। सारे जो फिशिंग बोट है यहां पर वो रिटर्न आ रही है, क्योंकि पता है अभी कंडीशन जो देखने को मिल रही है, तो इसलिए अभी फिलहाल इसके चलते कोई भी जान के रिस्क लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। जान है तो जान है, फिर आगे काम चलता रहेगा, पर पहले यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना। तो इसी के चलते यहां पर ये पूरी इंफॉर्मेशन है। और साइक्लोन एक ऐसा फिनोमिनन देखने को आप लोगों को मिलेगा यहां पर जो कि नॉर्मली हमारी कंट्री में बंगाल वाले रीजन में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, पर फिलहाल ये कहां पर है, ये अरेबियन सी वाले रीजन में। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जो ताउते हैं यहां पर इसको म्यांमारी शब्द में जो बेसिकली गीको GECKO, तो इसको आप लोग बोलते हैं। नॉर्मली ये छिपकली है, अगर आप लोग इसको नॉर्मल शब्दों में समझिएगा तो छिपकली के नाम पर इसका नाम दिया गया, और वो भी दिया गया किसके द्वारा, म्यांमार के द्वारा। तो कई बार कई सारे साइक्लोन जो होते हैं उनके नाम आप लोगों से पूछ ले जाते हैं और मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो अगर आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा तो एक नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बन जाता है। ठीक है, आइए अब यहां पर कुछ नजर डालेंगे जो कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ न्यूज है। पूरी न्यूज मैंने आप लोगों की बोला था कि एक जगह इकट्ठी कर दिया करूंगा ताकि आप लोग आसानी से उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो यहां पर अभी बात की जा रही है कोरोना वायरस के जो नंबर ऑफ केसेस हमारी कंट्री में भी देखने को मिल रहे हैं ये अभी काफी नीचे आ गए हैं, तो ये खुशखबरी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2,31,000 के करीब केस कल देखने को मिले और 3,000 के करीब हमारी कंट्री में लोगों की जान गई। वैसे टोटल ओवरऑल अगर देखेंगे तो 2.5 करोड़ का आंकड़ा लगभग हम लोग यहाँ पर छू चुके हैं, जो कि काफी बड़ा एक आंकड़ा आप लोग बोल सकते हैं।
अगर नंबर ऑफ केसेस के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा कल कर्नाटक में आए, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में आए। अगर नंबर ऑफ डेथ के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लोगों की जान गई, दूसरे नंबर पर कर्नाटक के और तीसरे नंबर पर दिल्ली में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। तो ये तो एक डेटा था यहाँ पर। अभी दिल्ली में जो नंबर ऑफ केसेस है वो लेस देन 5000 हो गए डेली के, जो कि एक अच्छी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी यहां पर एक और सबसे बड़ी बात चल रही है, देखिए आज की डेट में ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में आप लोगों को बार बार न्यूज देखने को मिलती है। तो इसी के चलते ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है उसका जो प्राइस है वो फिक्स करने की बात की जा रही है कि इसका प्राइस फिक्स होना चाहिए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन निकालते हैं, जो कि आप लोगों को पता है। अगर आज के डेट में आप लोगों से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कितनी है, तो याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी की 1% में दूसरी गैसेज आ जाती हैं। ये मैं आप लोगों को अपना जो वातावरण है उसके बारे में बात करा रहा हूं। तो यहां पर 21% के करीब आप लोगों को यहां पर ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को याद रखना है। और जो ये कॉन्सेंट्रेटर है यहाँ, ये 21% में से ऑक्सीजन खींचता है। लगभग यहां पर जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी रहती है, प्योरिटी रहती है, वो 95 से 96% ऑक्सीजन प्योर रहती है। यानी कि एक ऐसे इंसान की जिससे खस्ता हालत हो रखी है ऑक्सीजन की वजह से, ये यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो यहां पर जब सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पाए तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेटर खरीदना स्टार्ट किया, पर लेकिन कॉन्सेंट्रेटर का प्राइस भी इतना ज्यादा बढ़ गया जिसके चलते काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। तो इसी के चलते बोला जा रहा है कि इसका प्राइस जो है वो फिक्स कर देना चाहिए। तो ये यहां पर न्यूज में था, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये भी कोविड-19 के बारे में। तो यहां पर कोरोना की जो दवाई है DRDO के द्वारा बनाई गई है। याद रखिएगा, इसको बोला जा रहा है, इसका जो नाम रखा गया इसका नाम है 2ZDZ, ठीक है। तो 2DZ, तो ये जो इसका नाम है यहां पर इसको बोला गया यहां पर डीऑक्सी डी ग्लूकोज। मतलब क्या, यहां पर ये ऐसी दवाई है जो नॉर्मली इंजेक्शन लगाया जाए ना कोरोना वायरस की दवाई के लिए, इंजेक्शन नहीं लगाना है, ये एक तरीके से ग्लूकोज की तरीके से जैसे आप लोग पीते हैं पानी वगैरह मिला के, तो उस तरीके से ये दवाई यहां पर ली जाएगी। तो DRDO के द्वारा यहां पर ये जो दवाई है बनाई गई है। और यहां पर किसके साथ मिलकर, ये डॉक्टर रेड्डी जो लेबोरेटरी है हैदराबाद, उसके साथ में मिलकर ये दवाई बनाई गई है। तो इसके चलते अभी इसको बोला गया कि ये इमरजेंसी यूज के लिए हमारी कंट्री में लॉन्च की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम है राजनाथ सिंह साहब, उनके द्वारा ये दवाई जो है ये मार्केट में अभी लॉन्च की जा रही है, ठीक है। बाकी जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी डेथ देखने को मिल रही थी और गंगा में जो डेथ, उसके बाद में यहां पर जो लाश गंगा में बहाई जा रही थी उनकी डेड बॉडी, तो उसके लिए यहां पर यूपी पुलिस के द्वारा अभी पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दिया ताकि कोई भी ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को न मिले और यहां पर सिचुएशन और ज्यादा ग्रेव न बने। एक और यहां पर एक छोटी सी न्यूज है, यहां पर हाई कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। हाई कोर्ट के द्वारा जो सेंट्रल विस्ता यानी कि हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में एक अभी केस सुना जा रहा था। तो वो केस का जो डिसीजन है वो अभी रिजर्व रख लिया गया है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जितनी नंबर ऑफ डेथ केस में आज की डेट में कंट्री में देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए यहां पर इस प्रोजेक्ट को और आगे यहां पर पहले फोकस देना चाहिए कि लोगों की हेल्थ को कैसे ध्यान में रखा जाए। तो कई सारी ऐसी पिटीशन यहां पर कोर्ट में पहुंची थी, तो अभी केस जो है वो यहां पर अभी रोक लिया गया है इसका फैसला देने से, और यहां पर देखते हैं क्या डिसीजन आएगा। बाकी अगर बात की जाए सोलिसिटर जो जनरल है तुषार मेहता, वो रिप्रेजेंटेटिव थे यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, जो PIL यहां पर जा रही थी कोर्ट के अंदर, तो ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको रोका नहीं जा सकता। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये इसके लिए अलग से पहले से ही चीजें यहां पर डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है इन सब चीजों से। तो ये इस तरीके की बातें बोली जा रही है। बाकी कोर्ट देखते हैं क्या बताता है। जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आप लोगों की क्या राय है आप लोग बताइएगा। आगे चलते हैं। आप लोगों को पता है कि यहां पर अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए और एक शानदार तरीके से जीतकर वेस्ट बंगाल यहां पर आया, पर लेकिन वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है फिलहाल उनकी यहां पर हार हुई, यानी कि अपनी जिस पोस्ट से वो जीतकर यहां पर आ रही थी उस पोस्ट से ये हार गई। जब ये हारी तो फिर ये हो गया कि अब क्या चलेगा। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर हार जाता है तो उसको 6 महीने तक आप लोग मिनिस्टर बना सकते हैं। और ये कहां पर लिखा हुआ है, ये आर्टिकल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 164। आर्टिकल यार सारे रटने नहीं है, बस वो आर्टिकल आप लोग याद रखिए जो न्यूज में है, तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल जो 164 है इसके तहत यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन को 6 महीने के लिए आप लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, पर लेकिन 6 महीने बाद अगर वो चुनकर नहीं आया या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो फिर आप लोग को उसको हटाना पड़ेगा, उस इंसान को हटाना पड़ेगा। तो यहां पर अभी क्या देखने को मिल रहा है, वेस्ट बंगाल के द्वारा बोला गया कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, अभी ओनली असेंबली है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां पर है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। टोटल 6 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अभी नेक्स्ट राज्य जो जुड़ने जा रहा है वो है यहां पर वेस्ट बंगाल।
तो अगर बात करें तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली तो सब राज्य में देखने को मिलती है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल उसी पैटर्न से देखने को मिलती है जैसे कि राज्यसभा होता है, ठीक है, तो उसी के पैटर्न पर होती है। हालांकि कंपेयर नहीं करना है दोनों को, दोनों की अलग अलग एक तरीके से दोनों की अलग अलग खासियत है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अब यहाँ पर बन जाएगी, तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको यहाँ पर असेंबली में इलेक्शन में जीत करने हैं, तो उनको ये बैकडोर एंट्री दी जाती है, बेसिकली आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मान लीजिए किसी को इलेक्शन नहीं लड़ना है, ठीक है, पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है राज्य को, तो उसको यहाँ पर एक बैकडोर एंट्री बोला जाता है नॉर्मली इसको, तो ये अभी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों से क्वेश्चन कोई पूछ ले कि क्या वेस्ट बंगाल में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जी हाँ बिल्कुल थी यार, बाद में इसको अबोलिश कर दिया गया, तो यहाँ पर 1969 में ये थी, इसको अबोलिश कर दिया गया, अब फिर से इसको बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो रीजन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, कई सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अगर वो हार जाते हैं तो उनको यहां पर किस तरीके से लेकर आना है, तो ये बेसिकली एक तरीका रहता है, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल कई सारे ऐसे केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसको स्टेब्लिश किया जाएगा तो फिर यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। ओके, तो यहां पर ये है एक बेसिक इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आप लोगों से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी कंट्री ने अभी पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में जो झड़प चल रही थी किसको सपोर्ट किया, तो हम लोगों ने सपोर्ट किया यहां पर पैलेस्तीन को, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री अभी फिलहाल हम लोग एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर यहां पर है यूनाइटेड नेशन के अंदर में। आप लोगों को पता है टोटल 15 मेंबर होते हैं यहां पर, जिसमें 5 तो आप लोगों को देखने को मिलेगा परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो हम अभी यहां पर 2021-22 के लिए हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर यहां पर चुनकर आए हैं। हम लोगों ने इजराइल का कोई रेफरेंस नहीं दिया, पर लेकिन वहां पर पैलेस्तीन को सपोर्ट हमारी कंट्री के द्वारा किया गया है, अगर एग्जैक्टली आप लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में बात करें फिलहाल, ठीक है। तो यहां पर अभी रिसेंटली आप लोगों को पता भी है यहां पर कि जो ये एक न्यूज भी थी यहां पर, अभी रिसेंटली क्या किया, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो कि बेंजामिन नेतन्याहू है, उनके द्वारा कई सारी कंट्री को थैंक्स बोला गया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो थैंक्स बोला गया उसमें 25 कंट्री के करीब थी यहां पर, और उस 25 कंट्री के फ्लैग इनके द्वारा लगाए गए, यही बात यहां पर बताई गई है, पर लेकिन उस फ्लैग में इंडिया का फ्लैग नहीं था, यानी कि इंडिया को थैंक्स नहीं बोला गया है यहां पर इजराइल के द्वारा। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, पर लेकिन इंडिया की पॉलिसी अभी जो है यहां पर फिलहाल वो एक जो पैटर्न है उसको इस तरीके से फॉलो करे जिससे पास्ट में देखने को मिला, यानी कि हमारी कंट्री की जो पॉलिसी है वो एक न्यूट्रल तरीके से नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं, पर लेकिन वोट अभी यहां पर डालनी पड़ रही है क्योंकि हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर यहां पर है, तो एक स्टैंड लेना बनता है यहां पर। तो उसके चलते हमारे द्वारा जो स्टैंड लिया गया वो उस तरीके का स्टैंड है जो कि मैक्सिमम वर्ल्ड की कंट्री यहां पर सपोर्ट कर रही है। इजराइल के द्वारा यहां पर गाजा को हिट किया जा रहा है, और इसी के साथ में कई सारी जैसे मीडिया हाउसेज हैं उसके अंदर जो गाजा के अंदर, उनको भी यहां पर अभी अलग तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं। और यूएसए के द्वारा तो आप लोगों को पता ही है, यूएसए के द्वारा हमेशा इजराइल को बचाया जाता है, तो फिर से यूएसए के द्वारा इजराइल को बचा लिया गया है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये देखिए आज के डेट में ना जो यूनाइटेड नेशन है, आप लोग बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में है कि वो एक ऐसा एरिया बन चुके हैं जहां पर हर एक कंट्री जो है अपने जो एक रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए अपना उन्हें कहते हैं फायदे के लिए काम करती है। जैसे जब भी नॉर्थ कोरिया के उल्टी सीधी हरकतें कुछ होती हैं तो चाइना उसको सेव कर लेता है, रशिया सेव कर लेता है, इसी तरीके से आप लोग देखते हैं इजराइल के ऊपर कुछ जाता है तो यहां पर उसको यूएसए सपोर्ट करता है। तो यहां पर ऐसे ऐसे सबने अपने गुट बना रखे हैं, किसी एक परमानेंट कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे बना लीजिए और फिर उससे अपना फायदा उठाइए, परमानेंट कंट्री भी इसके बदले में आप लोगों से कोई ना कोई फेवर जरूर लेगी। तो 5 परमानेंट मेंबर है यहां पर यूनाइटेड नेशन के जिनके पास में वीटो पावर है। पांचों के नाम लिखिए, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा जिसको नहीं पता है। आगे बात करते हैं सिंगापुर के बारे में, बात की जा रही है। सिंगापुर के अंदर फिर से कोरोना वायरस की जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके चलते अभी शट डाउन कर दिया गया यहाँ पर स्कूल को, वायरस को ध्यान में रखते हुए। अभी यहाँ पर ये इंडिया के लिए एक झटका आप लोग बोल सकते हैं। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि हमारे लिए काफी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, खासकर हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी यहाँ पर फरजाद एक गैस फील्ड था, फरजाद बी करके, ये ईरान के अंदर में, तो हमारी कंट्री के द्वारा इसको खोजा गया था, पर लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने क्या किया, ये हमसे छीनकर यहाँ पर जो डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर है उसको यहाँ पर इनके द्वारा दे दिया गया, जो हमारे द्वारा डिस्कस और कवर किया गया था हमारी कंट्री की ओएनजीसी के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया का जो स्टैंड रहता है खासकर ईरान को लेकर, जब यूएसए ने प्रेशर डाला हम लोगों ने इनसे ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो अगर कोई भी बुरी कंडीशन बने तो चाइना हमेशा इनको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज अभी देखने को मिल रही हैं कि रसिया, चाइना और ईरान जो है वो एक खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और फिलहाल जो है यूएसए के साथ में इंडिया मिल रहा है और क्वाड ग्रुप का मेंबर भी बन चुका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ में जोड़कर, तो एक अलग ही गुट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बैलेंस कैसे बनेगा वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, पर फिलहाल जो है वो सिचुएशन अभी अप टू द मार्क नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी यहां पर बात की जा रही है, अभी वेस्ट बंगाल के अंदर धमाल जारी था, फिर से अभी कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, नारदा जो स्कैम करके यहां पर सामने आया।
आखिर था क्या यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के जो कई सारे एमएलए थे वो ब्राइब लेते हुए दिखाए गए एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में, तो वो वीडियो वायरल हुई, तो उसी वीडियो के चलते यहाँ पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी देखने को मिली है। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो अभी ये बोला जा रहा है कि सीबीआई का जो एक्शन है वो एक तरीके से वॉर की तरीके से यहाँ पर, तो ये सिन्हा के द्वारा बोला गया जो कि पहले बीजेपी में थे, अब तृणमूल कांग्रेस में आ गए। तो यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो रस्साकसी है वो फिर से बार बार सामने निकल कर आती है, चाहे गवर्नर के फॉर्म में बात कर लीजिए, चाहे अभी सीबीआई के फॉर्म में, या फिर कोई भी फंडा देखने को नहीं मिले यहाँ पर। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को बार बार नजर आएंगी। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है इकोनॉमी के अंदर, इसके ऊपर तो पूरा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप लोगों को काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत सारी फैक्ट्स और फिगर जानने को मिलेगी और कई सारे एक आंसर देने में भी आप लोगों को हेल्प करेगा कि कंट्री में जॉब लॉस हो रहा है। तो ये बात बताई गई यहाँ पर किसके द्वारा, ये बात बताई गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके द्वारा ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बढ़ रहा है और भी ज्यादा है। मार्च में 6.5 था, अभी बढ़कर ये 8% के करीब हो गया और अभी ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारी कंट्री में जो लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा घटा है। कोविड-19 के चलते बहुत सारे जो लोग हैं उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, ऐसी दयनीय कंडीशन देश के अंदर देखने को मिल रही है। तो इसको थोड़ा संभालना पड़ेगा और जो रही सही कसर है यहाँ पर वो पूरी कर दी जा रही है इन्फ्लेशन के द्वारा। जो महंगाई है वो आसमान छूती नजर आती है कई सारे एरिया में, जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेटर की बात कर लीजिए, और भी बेसिक चीजें जो हैं कई जगह उनके भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो बेसिक दवाइयां हैं वो भी आप लोग काफी ज्यादा महंगी नजर आएंगी। अभी होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है इन्फ्लेशन वो 10% का आंकड़ा जो है लगभग अभी पार करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखिए महंगाई क्यों बढ़ती है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है पर लेकिन सप्लाई कम है, तो महंगाई तुरंत बढ़ जाएगी। और ऐसे फंडे कई बार यहाँ पर इसलिए भी किए जाते हैं ताकि लोगों को एक तरीके से होने का कि लोगों का जो भी यहाँ पर एक तरीके से जो पैसा कमाने का जो मुद्दा है वो सामने कई बार निकल कर आता है, तो इसलिए भी आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये काफी ज्यादा गलत तरीके से ऐसी एक्टिविटी सामने कई बार निकल कर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं हल्का सा। अब आर्टिकल देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। और देखिए अगर बात करूं आप लोगों से, जो आर्टिकल होते हैं ना उनमें से कोई भी एक आर्टिकल आप लोग चुनकर जरूर पढ़ा कीजिए ताकि आप लोग जो है प्रॉपर वे में जो सीसेट का पेपर आता है वहां पर जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसका आंसर दे सको, ठीक है। तो पूरे जो आर्टिकल होते हैं सब में से कोई एक आर्टिकल आप लोग चूज कर लिया करो, ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ें और खासकर आप लोग एक बार को रिव्यू करेंगे उस आर्टिकल का तो आप लोग फिर एग्जाम में भी अच्छी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वैसे तो आप लोग अगर चाहें तो अगर टाइम आप लोग निकाल पाते हैं एक बार गो थ्रू होना चाहिए पर न्यूज़पेपर से, पर लेकिन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो एक आर्टिकल तो मिनिमम आप लोगों को पढ़ना बनता है, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर अभी पुलिस की प्रोब देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है किस तरीके से यहाँ पर कई बार जो देशद्रोह का चार्ज लगाया जाता है, तो उसके बारे में आर्टिकल है देशद्रोह क्या है, कैसे चार्ज लगाया जाता है, क्या कंडीशन है, इसके बारे में कुछ बातें समझेंगे जो आप लोगों को जानने को मिलेगी। कंट्री में जो केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कोविड-19 के बारे में तो एक ही जगह इकट्ठे करके आर्टिकल डिस्कस कर लूंगा जो कोविड-19 के हो गए उनमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ही एक प्यारा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, वेस्ट एशिया के बारे में बात की जा रही है। तो डिटेल में आर्टिकल समझेंगे और कई सारी बातें और भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आखिर बुला ही जाने लगी जिसके बारे में कई बार कई राज्यों के द्वारा गुहार लगाई गई थी, तो एक अच्छी बात है, देखते हैं क्या रिजल्ट यहां पर निकल कर आता है, समझेंगे हम लोग इसके बारे में भी क्या क्या चीजें हैं। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, जो मंथली कैश ट्रांसफर करना चाहिए क्या लोगों के अकाउंट में, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मुझे देखने को मिली इस आर्टिकल की कि यहाँ पर ये बता दिया गया नॉर्मली अगर कोई काम करना कोई इंसान चाहता है तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। कोई भी छोटा सा काम आप लोग स्टार्ट कर लो तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अगर सबको पैसा देना है यहाँ पर मंथली, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो ये सॉल्यूशन मुझे काफी अच्छा लगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, चीजें आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। साइड में जो आर्टिकल है फिर से ये बेसिकली बात कर रहे हैं जो TRIPS, इसको बोलते हैं क्या, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कहने का मतलब ये है कि जो भी दवाई बनाई जाती है मार्केट में उसका जो पेटेंट होता है उस पेटेंट को ये बोला जा रहा है कि आप लोग फ्री करने की बात करते हैं बार बार, तो इससे क्या होगा ताकि दवाई जो है और ज्यादा स्केल पर मैन्युफैक्चर की जा सके। तो अभी सबसे पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा मिलकर ग्लोब लेवल पर यह गुहार लगाई गई कि दवाई बनाने वाले पेटेंट को आप लोग फ्री कर दीजिए ताकि कुछ टाइम के लिए दवाई बन सके और कोविड-19 की जो दवाई है वो सबको पिलाई जा सके। तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया, तो फिर से वही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आप लोग फिलहाल जो है पेटेंट के ऊपर ध्यान देकर, ताकि पेटेंट न देखने को मिले तो मैन्युफैक्चर बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चर ज्यादा लोग दवाई बनाएंगे तो ज्यादा लोगों तक दवाई पहुंचेगी। तो ये चीजें हैं यहाँ पर ही, तो उसको यहाँ पर बेसिकली कंपेयर कर देखा जा रहा है, ठीक है। तो एक मोटा सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए कि क्या क्या चीजें और कैसे कैसे क्या कंडीशन है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये साइड में जो आर्टिकल है यहाँ पर ये छोटा सा, ये डिफरेंस की बात करें यहाँ पर स्पेनिश फ्लू और इसी के साथ में कोरोना वायरस में। तो स्पेनिश फ्लू क्या है और कोरोना वायरस है, इसके डिफरेंस को भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड दवाइयां क्या है और वो सब चीजें कार्टून दिखाया गया और उसी के बारे में डेटा पॉइंट है, ठीक है।
तो आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होगा आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों के लिए काफी एक तरीके से चीजों को समझने में अंडरस्टैंड करेगा, ये है कि हम लोग अपनी कंट्री में रिलीफ मेजर कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं। अगर आप लोगों से मैं बात करूं हमारे संविधान में, अगर आप लोग जाएंगे पार्ट 3 में, तो वहां पर फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसके अंदर जो आर्टिकल 21 है वो बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की जान जा रही है यहां पर, तो उसको फोकस देना पड़ेगा। तो राइट टू लाइफ की बात की जा रही है, प्रायोरिटी आप लोगों की क्या होनी चाहिए, राइट टू लाइफ, यानी कि लोगों की जान बचाना आप लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अगर लोगों की जान बचाने के बारे में सोचोगे तो फिर चीजें नॉर्मल होने लगेगी। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर हेल्थ आती है, उसके बाद में फिर आप लोग की एजुकेशन आती है, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट इंसान को मिल ही जाता है। अगर एक हष्ट-पुष्ट इंसान है, अच्छी एजुकेशन उसको मिल गई है, तो कुछ ना कुछ लाइफ में वो कर ही लेता है। तो सबसे पहले हेल्थ होना काफी ज्यादा जरूरी है, एक अच्छी हेल्थ होना। तो इसीलिए अगर आप लोग यहां पर, अगर आप लोग ध्यान से नजर डालकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी अगर आप लोग जाएंगे, एजुकेशन से पहले यहां पर हेल्थ को रखा गया, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ भी बोला जाता है कई बार। तो अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही चीजें आगे बढ़ेंगी। इसीलिए गरीबी सबसे पहले आती है, क्योंकि गरीबी जो है ना तो अच्छी एजुकेशन लेने देती है, ना अच्छी हेल्थ लेने देती है। और इसके बाद में भुखमरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि जो गरीब रहेगा उसी इंसान के सामने भुखमरी रहेगी। अमीर आदमी को कभी यहां पर नहीं रहेगा, उसकी थाली में खाना इतना रहता है कि वो हमेशा छोड़ता रहता है, लेकिन एक गरीब आदमी जो है 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान रहता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 है कि ऑल ओवर वर्ल्ड को कैसे एक रहने लायक जगह बनानी है। इसमें हेल्थ के अंदर ही कोरोना वायरस आ जाएगा या फिर स्पेनिश फ्लू, वो सारे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि तीसरा गोल है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि कौन सा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहां कोरोना वायरस के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, तो ये तीसरा गोल है। फिर वो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। जरा जरा से क्वेश्चन जरा जरा से डिफरेंस कर आप लोगों से पूछ जाएंगे और आप लोग फिर कंफ्यूज आ जाएंगे और बोलेंगे पढ़ाया नहीं था। पढ़ाया था भाई साहब, आप लोगों ने ढंग से रिवीजन नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्या क्या दिक्कत है। देखिए यहां पर कई सारे लोग हैं जो फेल हो गए। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई, लोकल गवर्नमेंट फेल हो गई, और हमारा कोर्ट भी फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट और इवन हाई कोर्ट भी यहां पर फेल हो गया, यानी कि पूरा सिस्टम फेल हुआ, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में कोरोना वायरस जो है इतने लार्ज स्केल पर सबको चपेट में लेकर बैठ गया। इंडियन पॉपुलेशन जो है आज के डेट में कोरोना वायरस की वजह से मल्टीपल इंपैक्ट झेल रही है। सबसे बड़ा इंपैक्ट यानी कि सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो तो हेल्थ का है। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में पहली बार देश में, आजादी के बाद में पहली बार देश में ऐसा क्रूर माहौल देखने को मिल रहा है, जो कि लोग जो है सड़कों पर मर रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर मर रहे हैं, उनको जगह जगह दफनाया जा रहा है, जगह जगह उनको जलाया जा रहा है। और इवन समुद्र के, इवन जो अपनी गंगा रिवर के अंदर भी उनकी इवन लाश जो है वैसे ही डाल दी जा रही है, उनकी डेड बॉडी। तो ये कंडीशन है, काफी लार्ज स्केल पर लोगों की जॉब चली गई। और सबसे बड़ी बात तो है, जिनकी जॉब चली गई बहुत सारे ऐसे जिनको जॉब रिटर्न मिली भी नहीं, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं हुआ। और डोमेस्टिक जो इनकम है उनकी एक तरीके से वो भी काफी ज्यादा, सॉरी डोमेस्टिक बोल रहा हूं, ड्रामेटिक जो इनकी जो इनकम है वो भी काफी लार्ज स्केल पर जो नीचे आ गई, यानी कि एक तरीके से इनकम जो है उनकी काफी ज्यादा डिक्लाइन होगी। अगर कोई 25,000 रुपए कमा रहा था तो उसकी सैलरी घटकर 12,000 रुपए के करीब हो गई है, आधे के करीब उसको सैलरी मिल रही है, और बादों को तो बहुत कम, इससे भी ज्यादा सैलरी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। और ये मैं पार्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूं कि आप लोग यहां पर अगर एक इंसान ऐसा है कि पूरे दिन काम कर रहा है, एक तरीके से पूरे दिन का मतलब 8 से 9 घंटे काम कर रहा है, उस इंसान को आज के दिन में 12,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, और एक इंसान ऐसा है कि 1-2 घंटे काम कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, 1-2 घंटे काम कर रहा है, वो उसको अगर दिया जाए तो समझ में आता है, एक पूरे दिन काम करने वाले इंसान को, यानी कि 12 घंटे काम करने वाले इंसान को, कई बार ऐसा होता है, अभी कई सारी कंपनीज ने टाइम भी लोगों के बढ़ा दिया है, तो अगर किसी को 10,000 रुपए मिल रहे हैं और वो इंसान जो है वो 10 घंटे काम कर रहा है, तो 1 घंटे का 1,000 रुपए मिल रहा है। और ये एक दिन का नहीं है, ये 1 महीने का है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत यहां पर अभी देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ में लोग जो है उनकी भुखमरी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इसी के साथ में न्यूट्रिशन लेवल तो दूर ही रही है, यानी कि न्यूट्रिशन के दूर की बात है, पेट भर जाए वही काफी बात है। एक टाइम खाना मिल रहा है, एक टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर इस माहौल को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट सामने आया निकलकर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बोला, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को आसपास वाले एरिया में जो भी ऐसे लोग हैं जो यहां पर आप लोग के एरिया में आते हैं, दूर से कहीं माइग्रेंट वर्कर हैं, उनको बिना आईडी और बिना उनका पासपोर्ट देखे हुए, पासपोर्ट मतलब उनका जो आधार कार्ड ये देखते हैं, ठीक है, यानी कि बिना आधार कार्ड देखे हुए उनको बेचारों को उनको खाना दे दीजिए। ये बात अभी यहां पर बोली गई। और उनको आप लोग उनके लिए किचन भी चलाइए, फ्री मील कम से कम 2 होने चाहिए दिन में, ताकि उनकी जो भुखमरी की वजह से जान जा रही है वो जान न जाए। अगर भुखमरी की वजह से जान जा रही है तो उनकी राइट टू जो लाइफ है वो भी आप लोग उनसे छीन रहे हैं। आप लोगों को गवर्नमेंट बनाया गया है उनके द्वारा, ताकि आप लोग उनका ध्यान रख सको। इसीलिए यहां पर जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके जनता का नौकर बुलाते हैं, पर लेकिन होता क्या है, वो नौकर की जगह वो मालिक बनकर बैठ जाते हैं। तो ये बुरी कंडीशन देखने को मिल जाती है। अगर इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये करें, पहली बार यहां पर
जो इस तरीके से सिग्निफिकेंस एक ऑर्डर दिया गया कोर्ट के द्वारा। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन रहा था उस टाइम भी कोर्ट ने काफी लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी थी। दुनिया भर के वर्कर जो थे ट्रेन के नीचे कटकर मर गए, भूखे इधर उधर से घूम रहे थे, कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया। पहली बार यहां पर एक अच्छा स्टेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया कि हंगर क्राइसिस को टैकल किया जा सके। इसकी जरूरत भी थी अर्जेंट टाइम पर, काफी लार्ज स्केल पर लेकिन जो भी ये डिसीजन दिया गया है ये बड़ा ही लिमिटेड सा डिसीजन है। कोर्ट को तो पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए था, पर उसने कुछ ही एरिया के बारे में सोचा। आखिर ऐसा क्यों? ये गलत चीज है। यहां पर ये एक्सटेंड हो जानी चाहिए पूरी फैसिलिटी पूरे देश के अंदर में, जहां जहां पर भी लोग गरीब मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर का तमिलनाडु केरला में नहीं है, माइग्रेंट वर्कर का किसी और राज्य में महाराष्ट्र वगैरह में नहीं है। जो ये डिसीजन यहीं के लिए दिया गया है, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये पूरे देश में इंप्लीमेंट होना चाहिए यहां पर ये जो डिसीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पर जो कैश पेमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये यहां पर कैश पेमेंट भी इनको ऐड करना चाहिए था, जो कि इनके द्वारा कवर नहीं किया गया। और तीसरा जो होना चाहिए यहां पर फैसिलिटी बनानी चाहिए ताकि ये एक तरीके से लोगों का हक है, उनको खाना देना सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर लेकिन इसको एक देह की कंडीशन से दिखा दिया कि एक तो पर्टिकुलर पर्सन जिसको हक है उसको वो हक मिल रहा है, एक है कि ठीक है मैं तुमको ये चीज दे दे रहा हूं, उस पर दया दिखाकर। तो दया वाली कैटेगरी में नहीं डालना है उसको, राइट वाली कैटेगरी में डालना है ताकि हक से मांग सके, हक से मांग सके। जैसे कि कुछ दिनों पहले, अभी काफी टाइम हो गया, खैर जब पहली बार ये लॉकडाउन लगा था मार्च के महीने, 1 साल के करीब हो गया, उस टाइम पर एक पर्टिकुलर पर्सन था जो कि यहां पर दिल्ली वाले रीजन में जो 5 रुपए में खाना खिला रहा था। तो 5 रुपए में खाना खिला रहा था और उस खाने की नॉर्मल कीमत देखी जाए तो मुझे लग रहा है 40 से 50 रुपए होगी। तो उसको 5 रुपए में उस खाने को वो दे रहा था, यानी कि एक तरीके से जो टोटल उसकी कीमत है उसका लगभग अगर आप लोग बोले थी 1/10 से भी नीचे उसका पैसे वो ले रहा था। तो उस टाइम पर उसके द्वारा बोला गया कि इतना आप फीस में क्यों देते हैं, आप इससे अच्छा तो फिर फ्री कर दो। तो उसने बोला कि यार फ्री चीजें अगर किसी को मैं प्रोवाइड कराता हूं ना तो एक तरीके से उसको ये लगता है कि मैं भीख मांगकर खा रहा हूं, ठीक है, यानी एक तरीके से उसके अंदर डिग्निटी नहीं आती है। भले ही कोई इंसान मुझे 5 रुपए दे रहा है पर लेकिन उसको ये लगता है कि हाँ मैंने पैसा देके इसको खरीदा है, तो उसके अंदर एक डिग्निटी आती है और शांति से खड़ा होकर खाना खाता है। 5 रुपए में उसकी अगर डिग्निटी बनती है तो उसमें मुझे क्या नुकसान है और थोड़ा सा मुझे हेल्प भी मिल जाती है ताकि इस चीज को मैं आगे बढ़ाता रहूं। यानी कि एक इंसान तो है उसको फ्री में चीज मिल रही है तो उसको ऐसा लगेगा कि यार इसकी रहमो करम पे मैं पल रहा हूं, पर लेकिन अगर उस इंसान के लिए मिनिमम 5 रुपए भी इसने फीस यहां पर रख दी है तो इसका मतलब ये कि उसकी डिग्निटी इसमें सामने आ गई है और वहां पर वो बोल रहा है कि फ्री में नहीं ले रहा हूं, ऐसा पैसे देकर लिया, कल को कोई बोलेगा नहीं तुमने 5 रुपए में ही तो दिया था तो इसलिए मैंने 5 रुपए में ही लिया। तो ये इस इंसान का बड़प्पन है जो 50 रुपए की थाली 5 रुपए में बेच रहा है और इसी के साथ में ये डिग्निटी भी मेंटेन रख रहा है सामने वाले की ताकि उसे ये ना लगे कि हाँ मैंने फ्री में खाना खाया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो यहां पर यही बोला गया कि उनके राइट के बारे में बात करो ताकि उनको हक लगे कि हम लोगों ने ये अपने हक का मिल रहा है हमको, ना कि राज्य जो है उनके ऊपर दया करके इनको दे रहा है और राज्य की भीख पर ये पल रहे हैं। तो वो वाली चीज यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो वाली चीज आप लोगों को उनके राइट के बारे में बात करनी चाहिए ताकि उनके अंदर भी एक डिग्निटी आए निकलकर, ठीक है, वो वाली चीजें देखने को मिले। तो ये जो 3 कमियां हैं ये यहां पर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसको यहां पर दूर करना चाहिए था। एक बोला गया कि बड़ी बेशरम, बेशरम का दूसरा शब्द बोल सकते हैं आप लोग निर्लज, निर्लजता की चीज अभी देखने को मिली यहां पर जब वॉयलेट किया जा रहा है यहां पर ये राइट टू लाइफ, यानी कि लोग मर रहे हैं यहां पर दवाई की वजह से। तो यहां पर बड़ी ही निर्लजता है यहां पर। ये बेशरम थोड़ा सा शब्द जो है टाइट हो जाता है, निर्लजता बोलो तो थोड़ा एक सहज वर्ड होता है। तो वैक्सीन मिलनी चाहिए लोगों को, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट बनाई गई है, ठीक है। वैक्सीन नहीं मिल रही है जो कि काफी ज्यादा इसेंशियल है और राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आती है, लोगों को पर दवाई नहीं मिल पा रही है। स्टेट के बारे में बात करें तो एवरीवन लाइफ मैटर करनी चाहिए पर लेकिन ये भी नहीं देखने को मिलती है, तो उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक की लाइफ का, पर वो नहीं चाहिए देखने को मिल रही है। आज की डेट में आप लोगों को देखें तो जो कैपेसिटी है, किसी की कैपेसिटी नहीं है दवाई की जो प्राइस पे करने के लिए, पर लेकिन उसने वोट तो डाली होगी ना उस पर्टिकुलर पर्सन ने, पर लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको दवाई नहीं मिल पा रही है। तो ये दवाई जो होनी चाहिए अगर सबके लिए आप लोग राइट टू लाइफ रियलिटी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत, तो आप लोगों को यहां पर वैक्सीन फ्री कर देनी चाहिए, खासकर इस टाइम पर दो, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि वैक्सीन जो है वो यहां पर सबको मिलनी चाहिए जिसके पास में पैसा नहीं है, या फिर उसको इतना करो कि कम से कम 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए ले लो कम से कम, तो ये वैक्सीन इतनी होनी चाहिए। 50 रुपए तो एक पर्टिकुलर इंसान पे कर ही देगा, अगर वो इंसान पे नहीं कर रहा है तो उसकी जगह कोई और 50 रुपए पे कर देगा उसको दवाई दिलाने के लिए। पर लेकिन जब ये दवाई जो है जैसे अभी स्पुतनिक 5 जो है वो 1000 रुपए की है, ठीक है, तो 1000 रुपए के लगभग वो दवाई दी जा रही है। कोई दवाई जो है वो यहां पर 500 रुपए की है, कोई दवाई 400 रुपए की है। तो इस तरीके से अलग अलग जो प्राइसिंग यहां पर देखने को मिल रही है। क्या जो 1000 रुपए वाली है वो कोरोना की जगह टोरोना को खत्म करेगी, या फिर जो 500 रुपए वाली है वो सोरोना को खत्म करेगी? है तो सारी कोरोना की, या फिर कोई कोरोना टोरोना सोरोना मोरोना की है, सब कोरोना की जब दवाई है सारी, तो फिर इनका सबका प्राइस जो है वो आप एक को फिक्स नहीं कर रहे हैं। अब जनता को टेंशन आ जा रही है कि यार कौन सी दवाई अच्छी है कौन सी दवाई बुरी है, ठीक है। आधे तो ये लोग होते हैं कि बहुत महंगी अगर चीज ले ली है उसको वो अच्छा मानते हैं मैक्सिमम टाइम कि हाँ ये अच्छी है कि क्योंकि बहुत महंगी है, तो ऐसा नहीं होता है।
ऊंची दुकान फीके पकवान वाली भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये समझना पड़ेगा राज्य को भी कि सबके लिए इस तरीके का माहौल बना के रखे ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। कई सारी कंट्री ऐसी है, यूएसए के अंदर भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है दवाइयों को फ्री कई सारे लोगों के लिए। तो ये समझिए यूएसए जैसी कंट्री अपने देश में लोगों को दवाइयां फ्री दे रही है, तो हमारे में तो और भी ज्यादा गरीब लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। राज्य ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सेंटर ने ऐसा कुछ बोला और सेंटर ने 18 से लेकर 45 साल के जो लोग हैं उनके अपना हाथ खींच लिया उनकी हेल्प प्रोवाइड कराने के बदले रहेंगे। ये सेंटर का बोला जा रहा है बड़ा ही एक गंदा सा एक प्रतिकूल यहां पर व्यवहार देखने को मिला। जब सपोर्ट करना था तो 18 से 45 साल का जो बोझ है वो राज्य गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया। चलिए सही है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है हेल्थ 7वें शेड्यूल के अंदर, समझ में आ गया राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पर लेकिन उसके बाद में गड़बड़ क्या की जा रही है, अपने आप जो दवाई ले रहा है कंपनी से वो सस्ते में ले रहा है 150 रुपए 200 रुपए, और जो राज्य को दवाई बेची जा रही है वो बेची जा रही है 400 रुपए 500 रुपए। तो ये कहां की नियतता है, तो ये भी एक गंदी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए यहां पर। तो ये कई सारी ऐसी चीजें जहां मिलकर काम करना था, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सारे लेवल पर अगर देखें हमारी कंट्री में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फेल हो गई। सबसे पहले तो कंपलसरी लाइसेंसिंग यहां पर प्रोड्यूसर को जो आप लोग दे रहे हैं यहां पर एक तरीके से इंश्योर करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दवाई प्रोड्यूस होनी चाहिए, पर लेकिन दो ही कंपनी को देकर स्टार्टिंग से यहां पर ये काम चल रहा है। एक आप लोग देखेंगे यहां पर एक हो गई भारत बायोटेक और दूसरी हो गई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात है इनको डिसाइड कर दिया कि आप लोग ही प्राइस भी डिसाइड कर लो यहां पर दवाइयों का, ऐसी भी कंडीशन देखने को मिली। तो ये गलत बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि यहां पर बात की जा रही है कि जो दवाइयां हैं वो ऑन एनफ ऑर्डर नहीं की जा रही है। अगर बाहर से भी आप लोग मंगा रहे हैं या फिर इनसे आप लोग ले रहे हैं तो वो भी अप टू द मार्क नहीं है। दूसरे देश में दवाई चली गई पर अपने देश के लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, तो ये बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है यहां पर कि गवर्नमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर नहीं कर सकती कि राज्य गवर्नमेंट को बोले कि तुम ये काम कर लो, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये काफी ज्यादा एक गलत बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसको भी यहां पर सुधारना पड़ेगा। डिफरेंशियल प्राइसिंग यानी कि हर एक राज्य को दवाइयां जो है वो कंपटीशन में आकर लेनी पड़ेगी अलग अलग कंपनी से, और प्राइवेट के साथ भी कॉम्पिटिट करना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। तो ये कहां की समझदारी है, तो ये भी यहां पर एक गलत बात बोली जा रही है रेटर के द्वारा। 90% ऑफ वर्कर की बात करें इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल का मतलब होता है जो रोजी रोटी धाड़ी से कमाते हैं, कभी कहीं पर जाकर काम कर लिया, कभी कहीं पर, कभी रेडी लगा रही, कभी ठेला लगा लिया। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनको कैसे करोगे आप लोग कवर, उनको तो आप लोग कोई लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं कराते, तो इसके बारे में कैसे बात करोगे। लास्ट टाइम भी जब लॉकडाउन लगा था सबसे ज्यादा दिक्कत इनको झेलनी पड़ी थी, इनके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिली। तो कैसे काम करोगे। अभी अगर एक रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं जिसको हंगर वॉच बोलते हैं, उसके द्वारा यह बोला गया कि आज की डेट में इतनी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है देश के अंदर कि लोग प्रॉपर में खाना नहीं खा रहे हैं, वो लेस खाना खाना स्टार्ट कर दिया गया उनके द्वारा जितना वो लॉकडाउन से पहले खा रहे थे। इतनी बुरी कंडीशन लोगों की आ गई है, एक टाइम खाना खाकर एक टाइम पानी पीकर लोग सो रहे हैं आज की डेट में। कई सारी फैमिली जो है वो इतना ज्यादा हाफ तक खाना यानी कि बोला ना कि एक टाइम खाना खा रहे हैं एक टाइम तक सो रहे हैं, ऐसी भी कंडीशन बन गई है। हंगर की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। और इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये होगी कि अगर बात की जाए आज के डेट में जो अर्बन लोग हैं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो शहर में जो लोग रहते हैं अर्बन लोग यानी कि वहां पर आप लोग कंडीशन ये देखने को मिलेगी उनके पास में आज की डेट में सिचुएशन ये है कि खाने की कमी ज्यादा पड़ गई है एज कंपेयर टू गांव वाले एरिया के बारे में। कोई गांव वाले एरिया में तो वैसे भी राशन कार्ड और दुनियादारी देखने को मिलती है, पर लेकिन सिटीज में चीजें देखने को मिल रही है, तो ये कंडीशन निकल कर आ रही है। और इस तरीके से जो लॉकडाउन अभी चल रहा है तो फिर से चीजें रिवाइव करनी है, क्या होगा वो सारी कंडीशन तो बाद में देखने को मिलेगी, पर लेकिन फिलहाल अभी ये सिचुएशन आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी। जो कंडीशन अभी बनी हुई है थोड़ा सा ऊपर उठकर चलना पड़ेगा ताकि चीजों को रिवाइव किया जा सके, पर लेकिन अभी कंडीशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो ये सारी जो दिक्कत देखने को मिल रही है जो मैंने अभी आप लोग गिनवाई है सारी दिक्कतें, इनका सोल्यूशन राइटर के द्वारा बोला गया एंड में बोला गया अगर सबको आज की डेट में आप लोग यहाँ पर कैश वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, इनकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी कंट्री में लगभग 3.5% जीडीपी का खर्च होगा। 3.5% जो जीडीपी का खर्च होगा, मान लीजिए आप लोग किसी को पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए पैसे दे रहे हैं, वो जाकर मार्केट में गया, वो चावल खरीद कर लाया, दाल खरीद कर लाया, कोई और प्रोडक्ट खरीद कर लाया, साबुन खरीद कर लाया, कोलगेट खरीद कर लाया वो पर्टिकुलर पर्सन। तो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये सारी चीजें जो खरीद कर लेकर आ रहा है, इस पर्टिकुलर पर्सन को एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये खरीदेगा तो आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों के पास में जाएगा, ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास में यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स पहुंचेगा। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स जब आप लोगों के पास में पहुंचेगा तो जो 3.5% आप लोग बोल रहे हैं यहां पर खर्च होगा, उसका 1% तो आप लोगों के पास में पहुंच जाएगा, ओनली 2.5% आप लोगों का खर्च होगा। और ये 2.5% आप लोग कहां से निकाल सकते हैं, जो हमारी कंट्री में जो अमीर लोग हैं ना उनके ऊपर अगर आप लोग 1.5% का भी अगर आप लोग चार्ज लगाएंगे
तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी ओनली 1% लोगों के ऊपर, यानी कि पूरी पॉपुलेशन की जो 1% जो जनता है उसके ऊपर अगर 1.5% आप लोग टैक्स लगा देंगे तो ये 2.5% आप लोगों का खर्चा निकल कर आ जाएगा, जिसमें सब लोगों को ये चीजें मिल जाएंगी। तो बड़ी ही शानदार तरीके से आर्टिकल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा आर्टिकल, इसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसके लिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी यहां पर अभी बात की जा रही है कि आज की डेट में अगर देखें कई सारे अटेम्प्ट किए गए हैं ताकि वेस्ट एशिया में शांति रह सके, पर लेकिन कोई भी अटेम्प्ट जो है वो यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि वो वहां पर शांति बना सके। टेम्परेरी शांति वहां पर रही, टेम्परेरी तौर के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो था वो होल्ड हुआ। कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन भी चलाए गए पर लेकिन फिर भी रिजल्ट सही निकलकर नहीं आया। तो इसके ऊपर आप लोगों को टिप्पणी करनी है। यहां पर वेस्ट एशिया में कई सारी जो कंट्री है आप लोग ऐसे लड़ती यहां पर नजर आएंगी, यानी कि ये जो कंट्री है वेस्ट एशिया की, इनकी बहुत बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली कई बार। ठीक है, वेस्ट एशिया की जब बात कर रहा हूं तो अपनी कंट्री जो है वो साउथ एशिया के अंदर आती है। ये आप लोग देखते हैं ये वेस्ट एशिया हो गया इधर। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको जूम कर आप लोग देखेंगे तो ये वाला एरिया आप लोग बोल सकते हैं वेस्ट एशिया के अंदर। तो यहां पर ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया होगा सबसे बड़े दुश्मन, यमन के अंदर लड़ाई देखने को मिलती है, आपस में कतर को लेकर लड़ाई थी। तो ये सारे एरिया में आप लोगों को कोई ना कोई बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में यहां पर ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, तो इसी के बारे में एक क्वेश्चन है। तो यहां पर जो बाइडेन है उसके द्वारा अभी जो पॉलिसी लाई जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है कि फिर से चीजों को रीसेट कर दिया है, जैसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। आखिर रीसेट क्या कर दिया गया है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तब आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले बोला गया कि मोस्ट अगर ड्रास्टिक जो इंटरेक्शन के बारे में आज के लिए बात करिए वो है यहां पर जो कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, जो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल इस तरीके से रहते हैं जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों की एक दूसरे के साथ में ये कंडीशन थी, पर लेकिन फिलहाल जो है अभी उन्होंने बोला है कि वो एक दूसरे के साथ में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी यहां पर आफ्टर 9 अप्रैल जो फर्स्ट डिप्लोमेटिक इनके बीच में मीटिंग देखने को मिली, 2016 से इनके बीच में बात ही नहीं चल रही थी। तो अब यहां पर चीजों को सही लेवल पर चल रहा है और टेक्निकल कमिटीज बनाई जा रही है आगे चीजों को और लेकर चलने के लिए। इसी के साथ में जो कतर है उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया गया था क्योंकि उसके साथ में ईरान के अच्छे रिलेशन थे और भी कई सारे रीजन की वजह से। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और इजिप्ट ये ढंग से इसके साथ में पेश नहीं आ रहे थे। तो कतर यानी कि जो दोहा, जो इसकी जो कतर के अंदर जो दोहा है आप लोगों को बताइए। ठीक है, तो इसके जो कैपिटल है, जो कतर की कैपिटल है दोहा, याद रखिएगा। और लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, वैसे कतर नहीं इसको कतार आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रीजन में यहां पर इनके द्वारा शांति स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और आगे चलकर तुर्की के साथ में भी। तो अब चीजें यहां पर नॉर्मल देखने को मिल रही है। 5 मई को तुर्की और जो इजिप्ट है उनकी फर्स्ट डिप्लोमेटिक मीटिंग देखने को मिली यहां पर, जो कि कायरो के अंदर। तो यहां पर ये काफी लंबे समय बाद देखने को मिली, जब से 2013 से चीजें सही नहीं चल रही थी। ठीक है, तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुर्सी, अब यहां पर चीजें सही लेवल पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर अभी जब से उनको ओवरथ्रोन किया गया था मिलिट्री coup की वजह से, जब से अब यहां पर चीजें सही होने की बात की जा रही है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। इसी के साथ में अगर बात की जाए ऑल जो रीजनल जो इश्यूज हैं उनको डिफरेंस को साथ में रखते हुए अब इनके द्वारा चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। ऐसा माहौल क्यों देखने को मिल रहा है इसके अंदर पर्टिकुलर रीजन के? क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 100 दिन के अंदर अंदर काफी बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है। ये सारी जो चीजें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं यहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूएस से काफी बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। आते ही अड़े हाथों उसने सऊदी अरेबिया को लिया, बोला कि जो ह्यूमन राइट के हनन कर रहे हो ना, कसोगी जैसे लोगों को मार दिया तुमने, और अभी यमन में जो तुम्हारी हरकतें चल रही हैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सऊदी अरेबिया का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ठंडा पड़ गया, उसने सोचा कि यार थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा यूएसए ही यहां पर इनको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो इसके चलते इनके द्वारा थोड़ी सी चीजें चेंज की गई। आगे अगर बात करें यहां पर यूएसए के बारे में, तो यूएसए अभी ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील में एंट्री करने की बात करें तो अभी उसमें देखते हैं क्या नॉर्मल कंडीशन वहां पर बन पाती है। तुर्की के साथ में काफी बुरे रिलेशन हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर यूएसए के, अभी तुर्की के साथ में भी रिलेशन को सुधारने की कोशिश की जा रही है। आखिर रीजन क्या है? देखिए तुर्की जो है ना वो यहां पर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तुर्की के पास में यहां पर सीरिया है, सीरिया और इराक हो गया और इधर ईरान हो गया। ठीक है, और यहां पर ये हो गया अर्मेनिया। तो एक पर्टिकुलर ये येलो जो रीजन बोला है इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं कुर्द। तो कुर्दिस्तान बनाने की बात करें, यहां पर कुर्द कम्युनिटी पाई जाती है। तो तुर्की का भी बहुत बड़ा एरिया ये लेने की कोशिश करते हैं। तो तुर्की यहां पर इसके चलते अपनी सिक्योरिटी को लेकर दुखी रहता है, पर लेकिन ये कुर्द कम्युनिटी के द्वारा काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया सीरिया में जब वॉर चल रही थी यूएसए को। तो इसके चलते यहां पर जो तुर्की है वो इसको बार बार यहां से भगाने की कोशिश करती है। तो सिचुएशन बार बार यहां पर ये बनती है कि कैसे चीजों को यहां पर नॉर्मल करके चलना है। तो इसके चलते ये बात आती है निकलकर
तो जब से कंडीशन यहाँ पर ऐसी कुछ बन रही है कि यहाँ पर ये कंडीशन सिचुएशन ऐसा माहौल बन रहा है, तो तुर्की जो है यहाँ पर कई बार ऐसा बोलते हैं कि तुर्की यहाँ पर जो रसिया और चाइना की साइड भी जाता हुआ नजर आता है, तो ये भी सिचुएशन कई बार देखने को मिलती है। तो अभी जब से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आया तो सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। अभी यहाँ पर जो अर्मीनिया का नाम लेकर भी आप लोगों को पता है जीनोसाइड का नाम लिया गया, तो ये नाम लेकर भी इनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं। तो जैसे यूएसए ने डोनाल्ड ट्रंप ओबामा के टाइम पर पॉलिसी फॉलो की है, यही पैटर्न यहाँ पर ये भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं ताकि सिचुएशन को नॉर्मल रखने की कोशिश की जा सके। इन्फेक्शन जो है यहाँ पर काफी ज्यादा फैल रहा है इन सारे एरिया में, कई सारे एरिया में अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है कोरोना वायरस की वजह से, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा डाउन हो गया है और ये वो कंट्री है जो ऑयल के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहती हैं। तो किस तरीके चीजें बनेगी वो देखेंगे। अभी सीरिया, यमन, लीबिया, ये वाले मैसिव डेथ यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी आप लोगों को देखने को मिले कई बार अगर बात की जाए यहाँ पर कई सारे रीजन की वजह से। तो अभी यहाँ पर इन कंट्री में भी आपस में अच्छे सलाह होकर चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। अभी बात की जा रही है कि फॉलोइंग फर्स्ट मीटिंग इन बगदाद, वो दोनों कंट्री ईरान और जो सऊदी अरेबिया है वो अभी आगे चीजों को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। तो एक माहौल अच्छा होने वाला है, ऐसा बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये बात की जा रही है। इसी के साथ में बात की जाए तो सारी साइड जो है हालांकि कंसर्न है चीजों को लेकर कैसे डिफरेंस जो है वो कम होंगे, आगे चीजें चलेंगी, पर लेकिन सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया और ईरान का मुद्दा अगर सुलझ जाए तो इस एरिया में काफी ज्यादा शांति रहेगी। इंडिया का भी काफी बड़ा रोल आप लोग बोल सकते हैं दूसरी कंट्री के साथ में मिलकर, जैसे कि जापान, रशिया, साउथ कोरिया, हम लोग यहाँ पर शांति बनाए रखने का काम कर सकते हैं। हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ऑयल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो थर्ड कंट्री भी यहाँ पर रोल प्ले कर सकती है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करती है किसी न किसी रीजन की वजह से। जैसे अफगानिस्तान में अगर शांति लानी है तो इंडिया को यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली इंडिया अफगानिस्तान के अंदर शांति के कई सारे काम प्रोडक्ट किए जाते हैं और अगर शांति बन पाती है तो म्यूचुअली बेनिफिट रहेगा, यानी कि ये आपस में भी एक दूसरे के साथ में व्यापार कर पाएंगे और दूसरों को तो व्यापार अच्छा कर ही पाएंगे। तो एक बैलेंस बनाकर चलने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में फोकस देना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में। जीएसटी की जो काउंसिल की मीटिंग होती है यहाँ पर चेयरपर्सन रहती है हमारी कंट्री में, कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पर अभी ये जो मीटिंग है काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो इसको कई राज्य के द्वारा बोला गया है ये मीटिंग को आगे लेकर चलो, तो निर्मला सीतारमण जी से गुहार लगाई गई थी पंजाब के द्वारा और फिर अभी वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो ये मीटिंग अभी 28 मई को बोला जा रहा है कि मीटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर ये मीटिंग होती है तो सिचुएशन थोड़ी अच्छी रहेगी, तो आगे आने वाले टाइम में एक नॉर्मल कंडीशन बन पाएगी, राज्य अपनी जो भी चिंता है वो सामने रख पाएंगे। तो जीएसटी कंपनसेशन कई सारे राज्यों का रुका पड़ा है, ठीक है, तो लॉकडाउन से पहले भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा था, तो सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है वो भी सदमे में आ गए थे इसके चलते, तो कैसे लेकर चलना है वो समझना है। अभी राज्य के ऊपर और भार पड़ गया, बोला ना 18 से लेकर 45 साल के लोगों को दवाई तुमको प्रोवाइड करानी है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग काफी ज्यादा जरूरी है ताकि जो दवाइयां हैं उनके प्राइस के बारे में कुछ बातें की जा सके, कैसे कैसे उनको लेकर चलना है और कैसे बैलेंस बनाना है, वो भी कई सारी बातें हैं। और क्यों है अभी जरूरी, क्योंकि कई सारे राज्य जो है वहां पर इलेक्शन में फिर से रीइलेक्ट हो गए, यहाँ पर कई सारे पर्सन आए, तो काउंसिल की प्लेट में जो कई सारे टॉपिक पड़े हुए हैं इनको डिस्कस करना चाहिए, जिसमें 63,000 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन देना है राज्य को। और अभी फिलहाल इस साल का भी ड्यू पड़ा हुआ है, पुराना और नए सारे पड़े हुए हैं ड्यू। अगर राज्य के पास में पैसा नहीं जाएगा तो कहां से दवाई लाएंगे, कहां से जो ये वेव आ रही है उसको रोक पाएंगे जब उनके पास में रिसोर्सेज ही नहीं रहेगा। तो जरूरी है, जैसे अभी यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर 12% टैक्स है यहाँ पर, उसको और घटाने की बात की जा रही है। वैक्सीन के ऊपर भी यहाँ पर और टैक्स घटाने की बात की गई और रिलीफ मेजर चलाने की बात की गई ताकि बाहर से भी चीजें सप्लाई की जा सके, उनके ऊपर टैक्स कम लगाया जाए। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है अगर सारी चीजों पर छूट दे देंगे तो पैसा कहां से आएगा, हमारा कैसे काम चलेगा। तो वो भी बातें यहाँ पर एक बैलेंस बनाना जरूरी है, पर लेकिन पहले इंसान की जान बचाना जरूरी है और फिर उसके बाद में चीजें नॉर्मल रहेंगी। क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन जो था 1.4 के करीब देखने को मिला, जो कि काफी ज्यादा था, 1.5 लाख करोड़, ठीक है, अब तक ऐसा नहीं हुआ था, तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन देखने को मिला। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो टैक्स किस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है, ताकि जीएसटी का जो बर्डन है वो रिड्यूस किया जाए। जो सेंटर जो है उसके बारे में अगर बात करें तो जीएसटी जैसे सैनिटरी पैड के ऊपर जीएसटी लगाते थे, तो सैनिटरी पैड के ऊपर जीएसटी हटा दी गई, तो इससे बहुत सारी जो महिलाएं उनको फायदा देखने को मिला। तो जो हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ता था, दिक्कतें देखने को मिलती थी, तो वहां पर भी आप लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप लोग ये सोचिए अगर देश में 50 आदमी बीमार पड़े हुए हैं और ये जो 50 आदमी है ये अगर डेली, अगर इनके महीने की जो कमाई है, ये टॉप अमीर कमाने वाले लोग हैं और ये 50-50 करोड़ रुपए महीने के कमाते हैं, अगर ये 50 आदमी बीमार हो जाए तो देश को नुकसान होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर इंसान बीमार नहीं हो रहा है, सही काम कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर एक तरीके से देश के बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर लोग बीमार हो रहे हैं तो इससे भी देश को नुकसान है, तो जीएसटी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। अगर लोगों की हेल्थ सही रहेगी तो जीएसटी कलेक्शन फिर बढ़ जाएंगे, सारी चीजें होने लगेगी, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। और वैक्सीन और जो
क्रिटिकल सप्लाईज पर फोकस देना चाहिए, तभी सिचुएशन सुधरेगी। फिस्कल फेडरलिज्म की बात की जा रही है। देखिए फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद का ढांचा, तो सेंट्रल स्टेट को मिलकर काम करना चाहिए और जो भी कमी आएगी पैसे में उसको तो बाद में पूरा कर लिया जाएगा। पहले आप लोग जो क्लाइमेट जो आज के दिन में जो देश के अंदर जो एक तरीके से होने की देखिए एक बुरी कंडीशन बनी हुई है दवाई की वजह से और बीमारी की वजह से और अनफॉर्चुनेट जो कंडीशन बन गई है उसको पहले आप लोगों को सुधारना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है, जीएसटी के बारे में याद रखिएगा। जीएसटी हमारी कंट्री में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था ये बताएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर अभी ये पर्सनैलिटी को अरेस्ट कर लिया गया, इनके ऊपर चार्ज लगाया गया देशद्रोह का, और यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर इनके खिलाफ कुछ बोल रहे थे तो ये चार्ज लगा दिया गया। तो ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो चार्ज लगाया जाता है देशद्रोह का, ये बेसिकली इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124 है जो यहाँ पर ऐसे तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर किसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है तो ये चार्ज लगा दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर कई बार ऐसे ये चार्ज लगाया जाता है जिनको कई बार कोर्ट में भी बोला गया है कि इनका कुछ करो यार, ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया इसको रिविजिट किया जाएगा, जो ये बार बार चार्ज लगाया जाता है ये सही तरीका नहीं है लोगों के ऊपर चार्ज लगाने का, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। अंग्रेजों के टाइम पर इवन महात्मा गांधी जी के ऊपर भी यहाँ पर ये चार्ज उस टाइम पर लगाया गया था। तो ये हमारी कंट्री में कब आया आप लोग ये समझिए, तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर आए, ये बोला गया गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको रोका जाएगा। तो 1837 में थॉमस जो मैकाले थे उनके द्वारा बोला गया इंडियन पिनल, उनके द्वारा बोला गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए इंडियन पिनल कोड के अंदर। 1860 में जब इंडियन पिनल कोड आया तो इसको उसमें नहीं डाला गया, फिर लगा कि यार ये चीजें होनी चाहिए, तो यहाँ पर 1870 में एक अमेंडमेंट किया गया, तब यहां पर ये इसके अंदर डाला गया देशद्रोह का चार्ज लगाने वाली बात। हमारी कंट्री की, जैसे मैंने बताया कई सारी महान पर्सनैलिटीज में महात्मा गांधी जी भी इंक्लूड थे, उनके ऊपर फिर ये चार्ज लगाए गए, टाइम टू टाइम इनको यूज किया गया। तो आज की डेट में भी हम लोग ये चीजें यूज कर रहे हैं जो उस टाइम पर लगाई जाती थी, जबकि ब्रिटेन ने अपने देश में ये चीजें हटा दी है, पर हमारी कंट्री में आज भी है। कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से लिखित में साइन के थ्रू किसी भी तरीके से यहाँ पर मतलब एक गलत तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसे हरकतें अगर करता है तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो उसको देशद्रोह का चार्ज लगाया जा सकता है। तो बार बार ये बात बोली जाती है कि देशद्रोह का चार्ज लगाना जो इतनी आराम से आप लोगों के ऊपर लगा देते हैं, तो यहाँ पर एक नॉन बोलेबल ऑफेंस हो जाता है ये, और इस इंसान को 3 साल से लेकर लाइफ टर्म तक उसको जेल में रखा जा सकता है और उसके साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर कंडीशन ऐसी देखने को मिलेगी यहाँ पर किसी भी इंसान की लाइफ बर्बाद करना चाहे तो बर्बाद की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट जॉब से भी उसका हटा दिया जाएगा या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, पासपोर्ट भी छीन लिया जाता है ताकि देश छोड़कर ना भागे। तो बड़ी बुरी कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो कितने हद तक ये सही है ये चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली है कि इसको गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिविजिट करने की बात की जा रही है, तो देखते हैं उसके बाद में क्या सोल्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग आइडिया रखेगा। ठीक है, तो बाकी ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर इसका डी, ये है यहाँ पर यूनिसेफ। आखिर क्या है समझ लेते हैं। देखिए यूनिसेफ जो है उसके द्वारा यहाँ पर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया ताकि प्रेजेंट टाइम पर जो लोग हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें, डिजिटल चीजों का यूज करें, तो आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, ताकि उनके राइट के बारे में हम लोग बात कर सकें, उनकी चीजों के बारे में बात कर सकें, तो चीजों को नॉर्मल कर सके, तो उसके ऊपर पूरा फोकस है। ठीक है, तो यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पर ये एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ओके, तो आंसर हो गया डी। तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।